नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए आप सब लोग जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन में। आज जो है हम एनटीपीसी का जीके का पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें ज़्यादातर आपके सभी एग्ज़ाम में काम में आने वाला है। और जैसा कि आगामी आपके एग्ज़ाम है, रेलवे आरपीएफ, जीडी हुआ आपका, एनटीपीसी हुआ, और जो आगे फॉर्म डलने वाले हैं ग्रुप डी, उन सब के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसके बेल आइकन पर क्लिक करें और इसको सब्सक्राइब करें। चलिए आइए इसको बढ़ते हैं हम इसमें, और पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। पहला ऑप्शन है 2015, सॉरी वर्ष 1915, 1917, 1916 या 1918। तो आपका जो क्वेश्चन है, जिन मेरे प्यारे भाइयों का आंसर आ रहा हो तो वो जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए कि महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से किस वर्ष लौटे थे। तो देखिए, अगर हम इसका आंसर देखना चाहते हैं तो इसका जो आंसर होगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से जो भारत लौट के आए थे वो आए थे वर्ष 1915 में। कब आए थे आपके? 1915 में। जब ये लौट कर आए थे तो इसी के उपलक्ष्य में, यानी अगर हम बात करें कि जब इनके आने की खुशी में, इसलिए हम प्रतिवर्ष जो है 9 जनवरी को, कब? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्या मनाते हैं हम? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे आपके? तो आप बताओगे, ये आए थे आपके वर्ष 1915 में। तारीख भी आपको याद रखना है। कौन सी तारीख है आपकी? 9 जनवरी को। इतना क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलिए देखिए, एक मिनट। क्वासियोकर रोग किसकी कमी से होता है? देखिए क्वेश्चन पढ़े आप सब लोग एक बार। इसमें दिया गया है कि क्वासियोकर रोग किसकी कमी के कारण होता है। पहला खनिज लवण के कारण, दूसरा दिया गया है वसा के कारण, तीसरा है प्रोटीन के कारण, और चौथा है विटामिन के कारण। तो क्वासियोकर जो रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो आप सब लोग बताओगे मेरे भाई कि सर ये जो रोग होता है ये होता है हमारा प्रोटीन की कमी के कारण। नाम जरूर याद रखना है कि देखिए, अगर पूछा जाए कि क्वासियोकर रोग किसके कारण होता है तो किसकी कमी के कारण, तो आप बताओगे सर प्रोटीन की कमी के कारण। किसकी कमी? प्रोटीन। विटामिन मत लगाया ना मेरे भाई। विटामिन आपने आंसर लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे विटामिन लगाते हैं। हमारा आंसर होगा क्या? प्रोटीन की कमी के कारण ही क्वासियोकर रोग होता है। इतना क्लियर है? चलिए मुस्कुराते रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ गया है, जल्दी से पढ़ें और इसका आंसर दें आप। क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? ऐसा स्मारक बताना है जिसका निर्माण केवल औरंगजेब के समय काल में हुआ था। तो बताइए क्या है? मोती महल, मोती मस्जिद, रंग महल या दीवान खास? जल्दी से बताइए किसका निर्माण हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। तो अगर हम बात करें औरंगजेब, तो आपने देखा बहुत क्रूर व्यक्ति था औरंगजेब, है ना। और अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, अगर अपन बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत के बाद जो है आपका मुगल काल जब चालू होता है
तो मुगल काल में इसका सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। सबसे अंतिम शासक नहीं था, बहादुर शाह जफर को माना जाता है, लेकिन फिर भी आप बताओ अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसके बाद कोई इतना महान जिसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया वो नहीं हुआ है। तो औरंगजेब के शासन काल में जिसका निर्माण हुआ था वो थी मोती मस्जिद। कौन सी मस्जिद थी आपकी? तो आप बताओगे सर मोती मस्जिद थी। किसका निर्माण हुआ था आपका? तो आप बताओगे मोती मस्जिद। अब मोती मस्जिद का निर्माण कहां पर हुआ था? तो आप बताओगे लाल किले में हुआ था। कहां पर हुआ था? लाल किला में जो है इस मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। लेकिन आपको एक और नाम भी याद रखना है कि औरंगजेब के पहले मोती मस्जिद इसी नाम से शाहजहां ने भी आपका जो है लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। कब? 1600, आपको तारीख जरूर याद रखना है। तारीख कौन सी आपकी? 1645 में। 1645 ईस्वी में लाहौर में। कहाँ के बात चल रही है आपकी? लाहौर में भी आपकी मोती मस्जिद बनवाई गई थी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप बताओगे सर शाहजहां ने करवाया था। जी नाम आपको याद रखना है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। औरंगजेब ने करवाया था लाल किले में। लाल किला कहां पर है? तो आपको नाम भी याद रखना है। कहां पर है लाल किला? तो आप बताओगे सर दिल्ली में स्थित है। जबकि शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहां पर करवाया था? तो लाहौर में करवाया था। और लाहौर कहां पर आता है? तो ये तो कहने वाली बात ही नहीं। लाहौर कहां पर आता है आपका? तो आप बताओगे सर पाकिस्तान में आता है। जबकि औरंगजेब ने करवाया कहां पर निर्माण? तो आप बताओगे सर भारत में निर्माण। इतना क्लियर है या नहीं मेरे भाई? जल्दी से बताइए आप। फिर हम हमारे अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन है कि रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, सबको ही इसका आंसर आ जाएगा कि रथ यात्रा कहाँ पर होती है। भगवान जगन्नाथ स्वामी के जो रथ निकाले जाते हैं ये कहाँ पर निकाले जाते हैं? पहला ऑप्शन है कोणार्क, दूसरा है पुरी, तीसरा है द्वारिका, चौथा है हरिद्वार। जल्दी से जिनको पता है वो कमेंट करके आंसर दीजिए। तो देखिए भगवान जगन्नाथ स्वामी के जो रथ हैं यह है पुरी। पुरी कहां पर पड़ता है आपका? उड़ीसा में निकाले जाते हैं। ये आपको इतना याद रखना है। अब जो पुरी उड़ीसा में निकाले जाते हैं, किसके रथ निकाले जाते हैं? जगन्नाथ स्वामी भगवान विष्णु जिन्हें माना जाता है उनके रथ निकाले जाते हैं। कहां पर? आप कहोगे रथ महोत्सव होता है पुरी उड़ीसा में। और मेरे जो भी भाई गंजबाजदा से हैं तो वे भी बताएं यहाँ आसपास में कहां पर रथ निकाले जाते हैं। कमेंट करके आप लोग आंसर जरूर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? कौन सा जो है जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में नहीं करते हैं? तो पहला है यूरेनियम, थोरियम, हीलियम और अगला रेडियम। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग दें कि क्या आंसर होगा आपका। किसका उपयोग जो है हम ईंधन तत्व के रूप में नहीं करते हैं? जल्दी से बताएं कि किसका उपयोग जो है हम ईंधन तत्व के रूप में नहीं करते हैं। आपके ऑप्शन है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और हीलियम। चलिए देखिए, तो आपका ऑप्शन थे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और हीलियम। अब हमें ये बताना है कि कौन सा जो है ईंधन तत्व नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वो हीलियम जो है ईंधन तत्व नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आता कि ऐसे कौन कौन से हैं जो जिन्हें हम ईंधन तत्व के रूप में नहीं गिनते हैं, और ज्यादातर अगर ऑप्शन में आता तो हम गलत लगा देते। तो आपको लिखना है कि ईंधन के तत्व के रूप में कौन कौन से नहीं है, ईंधन तत्व नहीं है। तो कौन कौन से नहीं आएंगे?
तो सबसे पहले आप बताओगे सर इसमें हीलियम नहीं आता है, क्या नहीं आता है? हीलियम नहीं आता है। दूसरा आप बताओगे हाइड्रोजन भी नहीं आता इसमें, क्या नहीं आता है आपका? हाइड्रोजन भी इसमें काउंट नहीं होता। और तीसरा है जिसका नाम है टाइटेनियम, क्या नाम है? तो आप बताओगे तीसरा जो है उसका नाम है टाइटेनियम। इसे भी ईंधन तत्व के रूप में नहीं देखा जाता। अब देखिए जो हीलियम है ये एक अक्रिय गैस है, ये आपको याद रखना है। क्या है आपकी? अक्रिय गैस है, फिर भी आपका ये ईंधन तत्व के रूप में नहीं है। और हाइड्रोजन और टाइटेनियम को भी ईंधन तत्व के रूप में नहीं गिना जाता है। फिर अब अगर हम बात करते, यही हमारा क्वेश्चन आता है कि सर अगर अक्रिय गैस है तो कौन कौन सी जो ऐसे तत्व हैं जिनको अक्रिय गैस में शामिल किया जाता है? तो अक्रिय गैसों के नाम लिखना। किसकी बात कर रहे हैं हम? अक्रिय गैस में कौन आएगा आपका? तो आप लिख लेना हीलियम, जिसका जो साइन है वो आप लिख लेना। हीलियम को किससे दर्शाया जाता है? He से दर्शाया जाता है। दूसरा आप बताओगे ऑर्गन, ऑर्गन का जो साइन है वो है Ar। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका नियॉन। कौन सा है? नियॉन। तो नियॉन का जो साइन है वो आप Ne से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। चौथी अगर अपन गैस का इसका नाम बताएं तो उसका नाम है क्रिप्टॉन। क्या नाम है आपका? आप बताओगे क्रिप्टॉन जो है इसे दर्शाया जाता है। क्रिप्टॉन को किससे दर्शाया जाएगा? तो इसे हम Kr से दर्शाते हैं। पांचवें नंबर पे जो आपका आएगा क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन। कौन सी है? जेनॉन। इसे किससे दर्शाते हैं? X और E से दर्शाया जाता है। और लास्ट नंबर पर आता है रेडॉन। कौन सा है? रेडॉन, जिसे Rn के नाम से दर्शाया जाता है। तो ये जो सारी की सारी हैं ये अक्रिय गैसें हैं, इतना आपको याद रखना है। और हमारा जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है जिन्हें हम ईंधन तत्व नहीं मानते हैं, तो आप बताओगे सर ऐसे कुल 3 तत्व हैं। पहला है हीलियम, हाइड्रोजन और टाइटेनियम। कौन कौन से हैं मेरे भाई? एक बार और बोलें, हीलियम, हाइड्रोजन और टाइटेनियम। इतना अपने याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बढ़ते हैं तो अब आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम टीके द्वारा नहीं की जा सकती? कौन कौन सा जो बीमारियां हैं जिनका जो उपचार है टीके के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? पहला है चेचक, दूसरा है मधुमेह, तीसरा है काली खांसी और चौथा है पोलियो। आपको बताना है कौन सी जो बीमारी है जिसका हम टीके के द्वारा उसकी रोकथाम नहीं कर सकते। तो आपका जो आंसर होगा वो है मधुमेह। कौन सा रोग है आपका? मधुमेह जो रोग है इसका हम टीके, डायबिटीज जिसका नाम सुना होगा आपने, या जैसे शुगर के नाम से जानते हैं, ये जो बीमारी है या आप इसको टीका लगा के शांत होने वाली नहीं है। आपने सुना होगा कि यार मुझे तो डायबिटीज हो गई है ना, या किसी ने सुना होगा कि मुझे शुगर हो गई है, मधुमेह रोग हो गया है। आप कहोगे कि सर इसे टीका लगा के अगर सही हो रहा होता तो बेचारे सब लोग मीठा नहीं खाने लगते। इसका इलाज भी धीरे धीरे ही सही होता है, टीके से इसे सही नहीं कर सकते। लेकिन एक क्वेश्चन तो ये तो है हमारा इसका आंसर, लेकिन हमें ये भी याद रखना कि ये 3 जो है ये आपके टीके लगाकर ही सही होते हैं। टीके के उपचार, तो इधर आपके ये भी नाम आ गए। टीके का उपचार किस किस से हो सकता है? चेचक निकलता है तो उन्हें भी टीका लगाया जाता है। काली खांसी होती है, कौन सी खांसी हो रही है आपकी? काली खांसी, तो ये भी टीके से ही होती है। और तीसरा है पोलियो, पोलियो का भी टीका लगाया। टीके मतलब इनके बच्चों को इंजेक्शन दिए जाते हैं। इतना क्लियर है? चलिए अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप लोग पढ़ें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन सा एक सिंचाई के लिए नहीं है? बाकी तो सब बांधों का उपयोग हम सिंचाई के लिए करते हैं, बांध बनाए इसलिए जाते हैं कि जिनका उपयोग हम सिंचाई के लिए करें, लेकिन ऐसा कौन सा है जिसका उपयोग हम सिंचाई के लिए नहीं करते?
पहला है भाखड़ा नागल, दूसरा है कृष्णराज, तीसरा ऑप्शन है भवानी सागर और चौथा है शिव समुद्रम। तो बताइए तो देखिए इधर हम आंसर जो बताएंगे कि जो आपका आंसर है वो है शिव समुद्रम। कौन सा है आप बताएंगे सर? जो शिव समुद्रम है ये आपने नाम सुना होगा, ये कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है, शिमोगा कर्नाटक में। कावेरी नदी पर है, कहां पर है? वो भी कर्नाटक में है और ये एक जलप्रपात है जिसको हम वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। ये आपने नाम सुना होगा, शिव समुद्रम जो है जलप्रपात है ना। इसकी ऊंचाई 98 मीटर 98 मीटर से गिरता है ऊपर से, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी माना जाता है। शिव समुद्रम कैसा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में तो किया जाता है, जी जरूर याद रखिए। किस लिए किया जाता है? विद्युत उत्पादन में। जी आपको याद रखना है क्या होता है? विद्युत का उत्पादन तो किया जाता है लेकिन इस पे जो है सिंचाई में उसका उपयोग नहीं किया जाता है। सिंचाई परियोजना नहीं है, विद्युत परियोजना लागू है। और आप जानते हो ये सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पर है? कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय। कौन सा क्वेश्चन आता है अपना? कि राष्ट्रीय आय, क्वेश्चन को पढ़ें आप एक बार कि राष्ट्रीय आय तो देखिए क्वेश्चन था हमारा कि राष्ट्रीय आय है, पहला ऑप्शन है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, दूसरा है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, तीसरा है बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद और चौथा है उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। तो जिन भी भाइयों को इसका आंसर पता है तो वो कमेंट करके आंसर दें। देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय आप आंसर बताओगे कि उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। कि कहने का मतलब ये जो हमने जिस वस्तु का निर्माण किया है, जिसे हमने बनाया है, उसे बेचने के बाद जो हमें पैसा प्राप्त होता है वो हमारी आय कहलाती है। आय कहलाती है तो उस पर ही टैक्स बनता है, टैक्स पे करते हैं तो भारत सरकार को उससे आय प्राप्त होती है, वही हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यह आपकी राष्ट्रीय आय में इसको गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस शहर को पूर्व का मोती कहा जाता है? ये तो ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा, किस शहर को जो है पूर्व का मोती कहा जाता है। ऑप्शन है रंगून, दूसरा है बैंकॉक, टोक्यो और सिंगापुर। किस शहर को पूर्व का मोती कहा जाता है? आप बताओ भाई, अंकित तुम बताओ, किस शहर को पूर्व का मोती कहा जाता है? तो भैया आंसर बता रहे हैं सिंगापुर, लेकिन इसका जो आंसर है वो है आपका बैंकॉक। क्या आंसर है अपना? सॉरी भैया सही बता रहे हैं। क्या आंसर होगा भैया? आप बताओगे सिंगापुर को जो है पूर्व का मोती कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो जी हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और पिंगली वेंकैया। तो जल्दी से बताएं आप किसने राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था। तो आप लोग आंसर दे सकते हैं क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने तो राष्ट्रगान लिखा हुआ है, राष्ट्रगीत जी सब आपने देखा
लेकिन आपने इस व्यक्ति का नाम सुना नहीं होगा। यही है आपके राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन करता, जिसका नाम क्या है? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने ही राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। यह आपको इतना याद रखना कि राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ें और आंसर दें। तो देखिए क्वेश्चन है कि आपको सुमेलित करना है। शेयर सूचकांक दिए गए जर्मनी, सिंगापुर, मुंबई और जापान। इधर डोलेक्स, सिमेक्स, निक्किम और मिडडेक्स, ये आपके दिए गए, आपको सुमेलित करना है, मिलाना है इनको। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा तो एक बार पढ़ें आप। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि कैसे मिलाना है इनको, तो देखिए कि आपने कहा जर्मनी का जो शेयर सूचकांक है वो है मिडडेक्स। कौन सा है? मिडडेक्स है। और सिंगापुर का है सिमेक्स। फिर हम बात करते हैं मुंबई का, तो मुंबई का है, आपने नाम सुना होगा, डोमेक्स। और अगला जापान बचा, तो जापान का है निमेक्स। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा आपका? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है कि भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? ज्वार जो आते हैं समुद्रों में, वो सबसे ज्यादा संभावना किस तट पर देखी जाती है? पहला ऑप्शन है मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, या फिर इधर इन्होंने एक राज्य का भी नाम दे दिया जिसका नाम है गुजरात। तो बताइए सर्वाधिक संभावना ज्वार की कहां देखने को मिल सकती है? तो देखिए इधर हम बात करते हैं कि जो भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर बनी रहती है, तो वो आपका आंसर होगा गुजरात। कहां पर बनी रहती है आपकी? गुजरात में जो है सर्वाधिक संभावना देखने को मिलती है कि आपके ज्वार बनते हैं, चक्रवात भी आपने देखे होंगे, और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें देखने को हमें मिलती है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो ये तो आप सब लोगों को पता होगा, और जिन लोगों को पता नहीं है तो वो उनको भी पता पड़ जाएगा। तो जिन्हें पता है पहले भी आंसर बता दें क्या है। हाँ भैया पुष्पेन तुम बताओ, भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे अच्छे ढंग से व्यक्त करोगे आप कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, या समाजवादी है, या परंपरागत अर्थव्यवस्था है, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आप कहोगे भारत जैसा महान देश जिसमें अपना खुद का कुछ नहीं है, ये सबको मिला के चलता है, यानी भारत में पैसे की भी जरूरत है इसलिए या पूंजीवाद को भी अपनाया गया है ना, और जनता ज्यादा है इसलिए समाज में रहना पड़ता है, इसलिए समाजवादी भी है। और जहां ये दोनों मिल जाते हैं तो वहां बन जाती है आपकी कौन सी? आप बताओगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी बन जाती है हमारी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र को अपने दरबार में शरण दी थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है कि बताइए किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र को अपने दरबार में शरण दी थी? उस मराठा जी का नाम बताना है, कौन से मराठा थे? पहला ऑप्शन है शिवाजी, दूसरा ऑप्शन है राजाराम, तीसरा ऑप्शन है शंभूजी, और चौथा ऑप्शन है शाहू जी। तो जल्दी से आंसर बताएं किसने शरण दी थी? तो आपका जो आंसर होगा संभाजी भोसले। शंभूजी ने जो है किसे शरण दी थी? आपके औरंगजेब के पुत्र को अपने दरबार में शरण दी थी। तो जी आपको इनका नाम याद रखना, किसने दी थी शरण आपके? तो आप बताओगे शंभूजी ने उनको शरण दी थी।
तो थोड़ा सा आपको मराठों के बारे में भी याद रखना, जिनमें सबसे प्रसिद्धि का कारण था आपने शिवाजी, और ये महाराष्ट्र से ही संबंधित है ना। ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर दें कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, जल्दी से बताएं। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? पहला ऑप्शन है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस, फिर अगला 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से बताओ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? हाँ भैया पुष्पा तुम्हें बताओ, हाँ तुम बताओ भैया, तुम्हारा टेम्परेचर सामान्यतः कितना रहता है? तो भाई लोग अभी असमंजस में चल रहे हैं, एक ने आंसर भी दे दिया है। बताओ कितना टेम्परेचर होता है इसका? समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। चलिए आंसर होगा हमारा, बहुत बढ़िया, 37 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा। ये हमें इतना याद रखना, सामान्य मनुष्य का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन जो आता है, किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रबल बना दिया था? यानी सबसे ज्यादा जो है भक्ति आंदोलन को प्रबल करने वाले थे वो भी उत्तर भारत में, उनका नाम हमें बताना है। ऑप्शन है रामानुज, रामानंद, चैतन्य या धन्ना। आपको इसका आंसर बताना है, किसने जो है सबसे ज्यादा उत्तर भारत में इसको प्रबल कर दिया था? उत्तर भारत में जिनको फैलाने वाले थे उनका नाम था रामानंद। क्या नाम था उनका? रामानंद जो थे, रामानंद ने उत्तर भारत में, कहां की बात चल रही है आपकी, कि रामानंद ने उत्तर भारत में किसे फैलाया था? तो आप बताओगे भक्ति आंदोलन को सर्वाधिक फैलाया था। भक्ति आंदोलन को जो है उन्होंने सर्वाधिक फैलाया था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। ये राम भक्ति में विश्वास करते थे, ये भी नाम याद है, नाम से ही नाम याद रखना। रामानंद है तो ये राम भक्ति में विश्वास रखते थे। किस में विश्वास रखते थे? राम भक्ति में जो है ये अपना विश्वास रखते थे। ये आपको याद रखना है कि रामानंद ने ही राम भक्ति के विचारधारक थे, और इन्होंने इसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहां पर किया था? उत्तर भारत में किया था। और कब किया था? तो आप बताओगे 14वीं सदी में। 14वीं सदी मतलब 14वीं शताब्दी में इन्होंने इसका प्रचार प्रसार भी किया था। और ये भी याद रखिए, ये निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, सगुण नहीं थे। ये किसके माने जाते हैं? निर्गुण भक्ति धारा के संत माने जाते हैं। कौन? आपके रामानंद। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं हम, कि बीटी बैगन है, बताइए क्या है बीटी बैगन? क्या है? ऑप्शन है बैगन की एक नई किस्म, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन, एक कंप्यूटर वायरस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बीटी बैगन क्या है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दें, बीटी बैगन क्या है? तो देखिए बीटी बैगन की अगर हम बात करते हैं तो बीटी बैगन जो है ये आपका आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है। बीटी बैंगन क्या है? आपका आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है। इसमें इसके गुणों को चेंज कर दिया गया है बीटी बैंगन के, ठीक है ना। ये आपको यहां तक याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि वर्णहीनता किस एंजाइम की कमी के कारण होता है? वर्णहीनता यानी जिसको हम ऑप्शन दिए गए हैं आपके कि वर्णहीनता किस एंजाइम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है टायरोसिनेज, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइनेज, तीसरा है इनवर्टेज, चौथा है पेप्सिन। ये आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको जो है आंसर बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, जिनका भी आंसर आ जाए जल्दी से आंसर बताएं कि किसका जो है वर्णहीनता एंजाइम की कमी के कारण होता है। क्या बताना आपको? वर्णहीनता बतानी है।
तो देखिए अगर हम वर्णहीनता की बात करते हैं तो वर्णहीनता किस एंजाइम की कमी के कारण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा टायरोसिनेज। क्या आंसर हो जाएगा आपका? टायरोसिनेज जो है आपका वो आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका कि स्वामी सहजानंद किसके नेता थे। क्वेश्चन बहुत सुंदर है कि स्वामी सहजानंद किसके नेता थे, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जनजातीय लोग, दूसरा है किसान, जमींदार और मजदूर। तो बताइए स्वामी सहजानंद किसके नेता थे। तो आपको याद रखना है कि स्वामी सहजानंद जो है ये किसान आंदोलन के नेता थे। किसके नेता थे आपके? तो आप बताओगे किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के नेता थे। ठीक है ना, किसान आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं। किसान आंदोलन के जनक कौन कहे जाते हैं आपके? तो उनका नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये किसान आंदोलन के नेता माने जाते हैं, इनका आपने याद रखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या, जल्दी से जिनको पता है वो कमेंट करके आंसर दें कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा 30, 40, 96। इनमें से आपको आंसर बताना है कि कितनी संख्या होती है। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो आप बताओगे सर 40 होती है मिनिमम संख्या, न्यूनतम संख्या कितनी है? 40 है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। तो जल्दी से आप लोग पढ़ें और सोचें और समझें और जल्दी से आंसर दें। पढ़ें से कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो आपका आरबीआई है, आरबीआई के कौन कौन से कार्य हैं यह आपको बताना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन कौन से कार्य हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि सभी नोट व सिक्के जारी करना, दूसरा है सभी नोट व सिक्के वितरित करना, तीसरा है कि मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, चौथा ऑप्शन है कि भारत सरकार की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता के अंतर्गत सरकारी एजेंट की भूमिका को निभाना। ये आपके ऑप्शन है, तो जल्दी से आप लोग आंसर दें। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है, पहले आप ये समझ लीजिए इसकी जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1935 में। और इसका अगर अपन बात करें कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अब इसके कार्य कौन कौन से हैं, तो इसे सरकारी एजेंट यानी परामर्शदाता भी कहा जाता है। तो देखिए पहला है कि सभी नोट व सिक्के जारी करना। देखो नोट जारी करता है लेकिन सब नहीं करता। 1 रुपए का सिक्का हो या नोट हो वो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। गृह मंत्रालय ना मिले तो वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपए का नोट। 1 रुपए का नोट हो या सिक्का हो, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप बताओगे सर भारत सरकार। कौन जारी करती है आपकी? भारत सरकार उसे जारी करती है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया कि सभी नोट और सिक्कों को जारी करना। दूसरा है कि सभी नोट व सिक्के वितरित करना, ये भी गलत हो जाएगा। यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा कि मौद्रिक नीति का निर्धारण करना। चौथा ऑप्शन है कि सरकार के एजेंट का कार्य करता है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा व चौथा अनुसरण करते हैं, ये आपको बताना है कि आरबीआई का कार्य क्या है। 1 रुपए को छोड़कर बाकी जितने भी सिक्के या नोट चलते हैं वो आपके आरबीआई के द्वारा चालू किए जाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए
आगे अब हम बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? ये आप अब देखिए, बहुत से बच्चे सोचते हैं ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, तो मेरे भाई ये पेपर का ही क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। तो बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 में जो पटना में गोलीकांड हुआ था उसमें कितने छात्रों की हत्या हुई या मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है 2, 7, 4 और 10। 2, 7, 4, 10 जल्दी से बताएं क्या आपका आंसर है। तो मेरे भाई आपका जो आंसर है वो हो जाएगा, इसमें मरने वाले छात्रों की संख्या थी 10। कितनी संख्या थी हमारी? 10 संख्या थी, जिसमें कि इन बच्चों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ें आप कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? वाकाटक वंश, चालुक्य वंश, सातवाहन वंश या चोल वंश? जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताएं। इतिहास का क्वेश्चन आ गया आपका, तो जल्दी करें पर जल्दबाजी ना करें, जल्दी से आंसर दें। पढ़ लें आराम से आप लोग क्वेश्चन। तो देखिए, अगर अपन ऑप्शन से भी लगाते तो वाकाटक वंश ये भी उत्तर भारत में था, सातवाहन वंश ये भी उत्तर भारत में ही था, चालुक्य ये भी उत्तर भारत में थे, लेकिन सबसे विस्तृत साम्राज्य की बात करते हैं अपन तो हमारा आंसर होगा चोल, चेर, पांड्य, ये सारे के सारे दक्षिण भारत में थे। कहां पर थे आपके? दक्षिण भारत में। तो अगर हमारा आंसर आता है कि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया था, तो आप बताओगे चोल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था मेरे भाई? चोल शासकों ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन भी पढ़े आप कि क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत का विधि एवं कानून मंत्री, चौथा है गृह मंत्री। जल्दी से जिन बच्चों का आंसर आ रहा हो तो वो बताएं कि भारत का प्रथम कानून मंत्री किसे, कानून अधिकारी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा भारत का अटॉर्नी जो जनरल हैं वही इसके कानून अधिकारी होते हैं। इसके बाद चल रही है आपकी अटॉर्नी जनरल, भारत के प्रथम कानून अधिकारी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ें और जिनका आंसर आया तो जल्दी से आंसर दें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? उस अनुच्छेद का नाम बताना, किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का गठन होता है? जल्दी से बताएं आप लोग, किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का गठन होता है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 356, 270, 170, 256। जल्दी से बताएं क्या है इसका आंसर। तो आप बताओगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो है 170। 170 के तहत जो है आपकी विधानसभा का गठन होता है। कौन सा अनुच्छेद है आपका? 170 के तहत जो है आपका विधानसभा का गठन होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दें कि भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आप सब बच्चों को पढ़ाया गया है मिट्टियां भारत की, तो बताएं काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तिलहन, मक्का, कपास एवं गन्ना। तो देखिए, आपको पता है कि काली मिट्टी जो है भारत में, काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होती है? तो आपने नाम सुना कपास। किसके लिए प्रसिद्ध है? आपकी कपास के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा किसका, कौन सी फसल का उपजाऊ होती है? सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कपास का। दूसरा है सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? जल्दी से जिन बच्चों को पता है वो आंसर दें, सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है गुजरात,
दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है असम। बताइए जल्दी से, सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? कौन सी जनजाति है भैया? सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपका जो आंसर होगा मेरे भाई, सिद्धि जनजाति हमारी पाई जाती है गुजरात में। कहां पर पाई जाती है? गुजरात में हमारी सिद्धि जनजाति पाई जाती है। इतना क्लियर है या नहीं? है ना? जल्दी से आप लोगों को आंसर देते चलना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो एक बाइट है, बताओ एक बाइट क्या है? जल्दी से बताएं, एक बाइट क्या है? 8 बाइनरी अंक, 8 दशमलव पद्धति वाले अंक, या 2 बाइनरी अंक, या 2 दशमलव अंक? जल्दी से बताएं एक बाइट क्या है? हाँ ये अंकित तुम बता रहे हो आंसर, बताओ। एक कंप्यूटर स्मृति को प्राय किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो एक बाइट क्या है? तो इसका जो आंसर होगा आपका 8 बाइनरी अंक होते हैं। क्या होता है आपका? 8 बाइनरी अंक होते हैं। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, एक बाइट बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुए थे? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुए थे? पहला ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, या सप्तम यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो जिनका आंसर आ रहा है वो बताएं कौन सी पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? किस पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी? जल्दी से कमेंट करके आंसर दें जिनका भी आंसर आ रहा हो। तो देखिए हमारा जो आंसर है कि किस पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी, तो वो आपका हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। और आपको पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जो बढ़ावा दिया गया था वो कृषि विकास पर बढ़ावा दिया गया था। किस पर बढ़ावा दिया गया था? कृषि के विकास पर सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के बढ़ावे पर विकास दिया गया था। विकास करना अनिवार्य है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कृषि का विकास करेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सोचा कि हम उद्योगों का विकास करेंगे। इसलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? ये जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन बच्चों को इसका आंसर आ रहा हो वो कमेंट करके आंसर दें। शायद सब लोगों ने, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है उन्हें ये आंसर आ सकता है ना? जल्दी से आंसर दें कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है गति का नियम, तीसरा है संवेग संरक्षण और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो भैया रॉकेट आपका करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत है आपका? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपको याद रखना है। लेकिन इधर ही हम बात करें कि गति का नियम किसने दिया है, तो आपको पता है न्यूटन साहब ने दिए हैं। न्यूटन ने क्या दिया? आपके गति के नियम दिए हैं। तो हमारे ऐसे करके ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं। आशा है कि आप सब लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हमारी फर्स्ट सीरीज थी। आपको रेगुलर एक क्लास जीके के 30 क्वेश्चनों की देखने को मिलेगी, तो आप लोग बने रहें, क्योंकि आपने सुना होगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन जो पेपर में अभी आने लगे हैं, जैसा कि अभी हमारे पेपर हो चुके हैं आपके किसके, रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन के पेपर हो गए, आरपीएफ एसआई का पेपर हो गया है। तो उनसे मिलते जुलते हम क्वेश्चन सारे करेंगे जिनके आपके पेपर में आने की संभावना रहेगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।